हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराया जा रहा है। जो आप सभी का हिंदी का पेपर 24 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है, तो इस पेपर का संपूर्ण हल आप जरूर करके जाएं। ये देखिए, हिंदी का एक प्रकार का एकदम वायरल पेपर होने वाला है। ये पेपर का सेट एचबी देख सकते हैं। जितने भी पेपर कराया जा रहा है, आप एक बार ध्यान से सभी पेपरों को हल करके ही बोर्ड के एग्ज़ाम में जाइएगा। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जितना भी पेपर कराया जा रहा है, इसी में से सवाल आने वाले हैं। एक भी सवाल आपको इन पेपरों के बाहर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत किया कीजिए। जितने भी प्रश्न बताया जाए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देख के उसका आंसर जरूर आप तैयार करके बोर्ड के एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है, तो देखिए, ये आपका हिंदी का रियल पेपर है। इसमें पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का, और जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का संपूर्ण समय रहता है। देखिए, इसका कुछ निर्देश दिया गया है। प्रत्येक पेपर में आप सभी को निर्देश बताते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम आप सभी को निर्देश न बताएंगे। यहाँ पे यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। सीधे आप सभी को प्रश्न पे लेकर चलते हैं। ठीक है, आप वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके जो यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इसके साथ में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो रहते हैं, जैसे निबंध हुआ, चाहे संस्कृत का हो, चाहे हिंदी का निबंध हिंदी पे निबंध आता है। इसके अलावा आपको गद्यांश पद्यांश होता है, या संस्कृत से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछते हैं। सभी प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए प्रारंभ करते हैं। आपके सामने पहला नंबर का प्रश्न है कि शुक्ल युगीन लेखक है, यानी शुक्ल युगीन लेखक कौन है। यह आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रश्न का आंसर सही होगा। तो शुक्ल युगीन जो लेखक है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ये आपके सामने ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा। तो गुनाहों का जो देवता है एक उपन्यास है। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है। तो इसमें से बताना है कि ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से बताना है कि किशोरी लाल जो गोस्वामी है उनकी प्रमुख रचना कौन सी है। तो वो है आपका इंदुमती। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, राम कुमार वर्मा है, या मोहन राकेश हैं। तो ध्रुव स्वामिनी लेखक के कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकारक कौन है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन है। तो देखिए, संस्कृत और सभ्यता निबंध के लेखक जो हैं ये है आपके रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए कि अगला क्या है आपका, भाव विलास के रचयिता कौन है। ठीक है, ऑप्शन है भूषण जी हैं, केशव हैं, मतिराम है, या देव हैं। तो भाव विलास के जो रचयिता हैं वो है देव जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना आपको बताना है कि इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें रीति मुक्त काव्यधारा की रचना कौन है। जैसे सुजान सागर है, बिहारी सतसई है, ललित ललाम है, काव्य निर्णय है। ठीक है, तो कौन है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। रीति मुक्त काव्यधारा की जो रचना है सुजान सागर है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष बताना है कि दूसरा जो सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष है, यानी किस सन को प्रकाशन वर्ष माना जाता है दूसरा सप्तक का। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1953। यानी जो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी को माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। ऑप्शन है शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नरेश मेहता है, जगदीश गुप्त हैं। तो प्रगतिवाद युग के जो कवि हैं वो है शिव मंगल सिंह सुमन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा की रचना है। आपको ये बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना क्या है। त्रिधारा, वीणा, पद के साथ ही गुंजन। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा कि महादेवी वर्मा की जो रचना है वो पद की साथ ही है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला है कि विंध्य के वासी उदासी
तपोव्रतधारी, महाबिनुनरी, दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है। देखिए यहाँ से उदासी आ गया, दुख, ये सब शब्द आते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर रस जो रहता है करुण रस ही रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि जहाँ उपमेय में उपमा, देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे हम पढ़ के आपको बता देते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार आपको बताना है कि वहाँ पे अलंकार कौन सा होता है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। सोरठा छंद के दूसरे चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो आपको बताना है कि दूसरे और चौथा जो चरण होता है उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो उसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला है अपव्यय शब्द में उपसर्ग। आपको बताना है कि इसमें उपसर्ग क्या जुड़ा है और उप, अप, अधि। अपव्यय मतलब होता है कि इसके प्रारंभ में कौन सा शब्द जुड़ा वही बताना है। तो अप जुड़ा है तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, माता पिता में समास आपको बताना है कि माता पिता में कौन सा समास है। ऑप्शन कर्मधारय है, द्विगु है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है। देखिए माता और पिता में जब इस प्रकार का हलंत आता है तो वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। जब भी आपको इस प्रकार से दे और उसमें बीच में इस तरह हलंत दे और यहाँ पे पूछे कि कौन सा समास है तो हमेशा द्वंद्व समास ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, समुद्र शब्द का पारिभाषिक शब्द नहीं है। यानी समुद्र शब्द जो है इसका पारिभाषिक आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है सागर, परावार, महीपति, जलधि। देखिए समुद्र का पारिभाषिक जो होता है सागर भी है, पारावार भी है, जलधि भी है, लेकिन महीपति जो होता है समुद्र का पारिभाषिक शब्द नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, 100 का तत्सम शब्द पूछा है कि 100 का तत्सम शब्द क्या होता है। ऑप्शन है शत होगा, 100 होगा, शत होगा। देखिए 100 का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है शत। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, तेसाम में विभक्ति और वचन बताना है कि तेसाम जो होता है उसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका तेसाम, देखिए यहाँ पे म आ रहा है तो इसमें जो आपका विभक्ति होता है खष्टी विभक्ति होता है, बहुवचन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा कि तेसाम में जो विभक्ति और वचन होता है खष्टी विभक्ति होता है, बहुवचन रूप होता है। अगला प्रश्न देखिए, तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य आपको बताना है कि तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य कौन सा है। देखिए यहाँ कर्तृवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तुमसे सोया नहीं जा सकता, इसमें भाव को प्रकट किया जा रहा है कि तुमसे सोया नहीं जा रहा है, यानी भाव को प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। विकारी पद नहीं है, यानी से विकारी पद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। जैसे गाय, सभा, प्रतिदिन, रमेश। तो विकारी शब्द में जो होता है आपका प्रतिदिन जो होता है विकारी शब्द नहीं होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप कमेंट में ये लिख के जरूर बताएं कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ठीक है। इस तरह आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा कि हिंदी में आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। चलिए अगले सभी प्रश्नों को आपको बता देते हैं। देखिए आपका खंड ब के सभी प्रश्नों को देख लीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न है जो आपका 6 नंबर का रहता है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क वाला प्रश्न क्या है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, इसको जरूर आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछता है, यह गद्यांश या तो संदर्भ पूछेगा। इसके साथ में मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना रहता है, टोटल 6 नंबर का। तो इसको आप जरूर नैतिकता वाला चैप्टर जो है पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अथवा में दिया है, मान लीजिए ये नहीं आ रहा तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। ख वाला क्या है आपका,
देखिए आप क्या करेंगे कि इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन, ठीक है, इसको भी आप जरूर से तैयार करके जाइएगा। इससे भी आपको संदर्भ पूछता है। यहाँ पे लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए ये भी 6 नंबर का रहता है। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इसको आप अपने जो प्रश्न बैंक होगा उसमें मिला के इस प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है कि एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। आपके सामने है ये अभिगत गति कछु कहत न आवे। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से पढ़िएगा, ये लाइन देख लीजिएगा। अब यहाँ पढ़ के आपको बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि आपको प्रश्न दिखा दे रहे हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के पढ़ के आप तैयार कर सकते हैं। संदर्भ लिखना है। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है। पद्यांश के रेखांकित अस की व्याख्या करना रहता है। फिर इसके आगे आपका अथवाला जो सवाल है, देखिए इसको तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। चल अंचल में झरझर झरते, पत में जुगनू के स्वर्ण फूल, ठीक है। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक ध्यान से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसके बाद इसका संदर्भ तैयार कर लीजिए, रेखांकित पद्यांश की व्याख्या कर लीजिए। उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार कौन कौन सा प्रयोग किया गया है, इसको साथ में तैयार कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। संस्कृत गद्यांश में से एक का संदर्भ लिखना, इसमें भी अथवा करके देता है। तो इसमें क्या करना रहता है कि आपको संदर्भ लिखना रहता है और जो संस्कृत में यहाँ पे लिखा है इसका हिंदी में अनुवाद करना रहता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न देख लीजिए। इन प्रश्नों को क्या करना है, तैयार करना है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एव, यानी इसको आप क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। या अथवा में देखिए दिया है आपका एकदा बहवा जना ध्रुम यानम, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। सभी को आप देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न किस प्रकार के आने वाला है। दिए गए श्लोक में किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना रहता है। यह आपके सामने, इसको तैयार कर सकते हैं। या अथवा में दिया है कोकिल या पे द्युसान तावत विरसान करील पेशु, यानी कि इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। जो आप मिल जाए उसको सभी को तैयार कर लीजिएगा। देखिए सिर्फ यहाँ पे आपको प्रश्नों को दिखा रहे हैं, बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि आप सिर्फ आप प्रश्नों को देख लीजिए और इससे अपना क्वेश्चन बैंक जो इससे मिला के सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना। टोटल 3 नंबर का रहेगा। इसमें क्या करना है कि इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, आपके जिला में कौन सा पढ़ाया जाता है इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्र, मुक्तिदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखना है। 3 देखिए आप इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। जो आपके जिला में पढ़ाया जाता होगा वो आप तैयार कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये सभी इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों का आंसर आपको नहीं देना है। जो आपके जिला में जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा सिर्फ उसी खंडकाव्य का आंसर देंगे और सभी प्रश्नों को यहाँ पे आप छोड़ देंगे। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न 26वां नंबर का। निम्नलिखित लेखकों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना उल्लेख करना रहता है। ये टोटल 5 नंबर का रहता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत सरल उपाध्याय, इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी रचना लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ख वाला है कि निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। टोटल 5 नंबर का रहता है। जैसे यहाँ पर सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, तो इसमें से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना रहेगा। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछेगा। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु के कंठस्थ कोई एक श्लोक का उल्लेख करना रहता है। टोटल 2 नंबर का रहेगा। या इसके अलावा आपको देखिए ये 2 नंबर का रहेगा। इसके अलावा 28वां नंबर का जो सवाल है कि छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। या अथवा विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना रहता है। ये टोटल 4 नंबर का रहता है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, 29 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना रहता है। ये 2 नंबर का रहता है। यानी 4 प्रश्न आपके सामने है। जैसे श्वेत केतु का आसित, इसका उत्तर देना है तो संस्कृत में ही देंगे। पूर्वराजा केन सब युद्धम अक्रोध, ये इसका आंसर भी आपको संस्कृत में ही देना रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आप क्या करेंगे कि ये 4 प्रश्नों में से सिर्फ आपको 2 का ही उत्तर देना है। इसके अलावा सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो इसको तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना रहता है। जैसे आपके सामने जीवन में विज्ञान का महत्व हो गया, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान हो गया, छात्र और अनुशासन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें से किसी एक पर ही आपको क्या करना रहेगा, निबंध लिखना रहेगा, जिसपे आपको टोटल 7 नंबर मिलेगा। ये संपूर्ण पेपर था जिसको कम से कम समय में सभी प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। सभी प्रश्नों को आप देख के सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए, बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।